starting genetics, okay? And in the first video, we talked about the various inheritance patterns and certain terms we need to be familiar with. अभी हम primarily disorders को discuss करेंगे. My apologies. So over here we basically have a very general table, ठीक है, जिससे हमारी basics बनेंगी. ठीक है, इसमें 3 ट्राइसोमीज के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. डाउन सिंड्रोम विच इज़ ऑब्वियसली ट्राइसोमी 21, एडवर्ड्स विच इज़ ट्राइसोमी 18 एंड टाउ सिंड्रोम विच इज़ ट्राइसोमी 13. हम मोटा मोटा डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म ट्राइसोमी. इट्स व्हेन वी हैव एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम. सो इंस्टेड ऑफ देयर बीइंग 2 chromosome 13, an individual with Tau syndrome will have 3 chromosome 13 in each and every cell of the body. ठीक है, सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. सबसे पहले याद रखिए, डाउन सिंड्रोम में 21 है, एडवर्ड में 18 है, टाउ सिंड्रोम में वी हैव 13. ठीक है, एंड आगे जेनेटिक्स है. अच्छा, अब जो डाउन सिंड्रोम में से सबसे कॉमन जो MCQ आ सकता है ना, इस दैट दिल आस्क यू कि डाउन सिंड्रोम का मैकेनिज्म क्या है, ट्राइसोमी 21 का मैकेनिज्म क्या है. एंड द आंसर इज़ मियोटिक नॉन डिसजंक्शन. म्यूसिस के दौरान सेपरेट आउट होना होता है ना क्रोमोसोम्स ने और डॉटर क्रोमेटिड्स ने, तो वो सेपरेशन नहीं होती द वे इट शुड हैपन. द डिवीजन डज नॉट हैपन द वे इट शुड, अकाउंटिंग फॉर 95% ऑफ केसेस ऑफ डाउन सिंड्रोम. द रिमेनिंग 5% विल डील विद लेटर. अब ये जो लास्ट बेसिकली कॉलम है ना टेबल का, इसमें बज़वर्ड्स हैं और क्लिनिकल कॉरेलेट्स हैं. मोटी मोटी बातें, द मोस्ट ऑब्वियस वंस. ट्राइसोमी 21 में क्या होता है, इफ़ यू लुक एट दी, इफ़ यू फॉर एग्जांपल आप किसी बच्चे की डिलीवरी पर यू वर कॉल्ड एंड ऑन डिलीवरी द चाइल्ड सीम्स अ बिट मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल यूनिट, तो आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे. आप देखेंगे कि कंपेयर टू अदर यूनिट्स, वैसे तो डिलीवरी के बाद बच्चा भी होता है कंपेरेटिवली बेबी, जो फेसेस होते हैं ना दे आर फ्लैट. ठीक है, उनका वो कॉन्ट्र नॉर्मल नहीं होता. ठीक है, इफ़ यू वर टू लुक एट द हैंड दे वुड बी जस्ट अ सिंगल पाल्मर क्रीज. ठीक है, आगे उन्होंने रिस्क ऑफ ल्यूकीमियाज एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक्यूट ल्यूकीमिया डेवलप करने के चांसेस बहुत हाई होते हैं इन अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम. जो सबसे इम्पॉर्टेंट बज़वर्ड है ना फॉर एडवर्ड इज़ क्लेंच्ड फिस्ट विद ओवरलैपिंग फिंगर्स. यानी जो हाथ की फिंगर्स है ना, देयर इज़ अ गैप बिटवीन देम, दे शुड नॉट बी ओवरलैपिंग. लेकिन बच्चे की सेकेंड फिंगर थर्ड के साथ ओवरलैप करेगी, फोर्थ फिंगर फिफ्थ के साथ ओवरलैप करेगी. सो क्लेंच्ड फिस्ट विद ओवरलैपिंग फिंगर्स. फिर है टाउ सिंड्रोम. अब टाउ का ना जो पी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज मेमोरी इज कंसर्न्ड. P for Tau syndrome, P for palate, that is cleft palate and cleft lip. Polydactyly, polydactyly का ही बेसिकली ये मतलब होता है कि more than normal fingers. ठीक है, and holoprosencephaly. ठीक है, which is basically a defect of the forebrain development. ठीक है, तो ये कुछ important बातें हैं जो कि आपके जहन में होनी चाहिए. So we're done with the basics of the trisomies. So we'll now be talking about the various disorders which have to do with the sex chromosome, starting with Klinefelter disease, in which we have an extra X. So instead of the individual being XX or XY, we have an individual with XXY formation. So this is an example of male hypogonadism, not female hypogonadism. ठीक है, एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैंने किसी फॉर्म में अंडरलाइन किया है फॉर द मोस्ट पार्ट. सो बिकॉज ऑफ द हाइपोगोनाडिज्म, द इनएडिक्वेट जनरेशन ऑफ द गोनाडल हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन वगैरह, द चाइल्ड विल बी टॉलर देन यूजुअल बिकॉज interestingly the sex hormones they do speed up the development of the bone, but they are also responsible for the fusion of the cartilages which put a stop to the linear growth of the skeleton. ठीक है, सो टॉल मेल, ठीक है, विद gynecomastia, ठीक है, and infertility, that's literally in the name, hypogonadism. Tall individual with gynecomastia presenting with infertility. So this is what we mean by
46XXY. We have an extra X. Turner is 45X0. So what we have is a monosomy. We have an absent chromosome. Instead of there being 46 chromosome in each cell, instead we're only having 45. So we have a female who is missing one of her X, ठीक है? And the important buzzwords, इसमें ना basically lymphatic problems बहुत सारे होते हैं. So the neck is webbed, ठीक है? And lymphedema is there. Obviously there's hypogonadism, so instead of there being the normal ovary, we have streak ovary. And there are also congenital issues. The most common is bicuspid aortic valve, but the most classical is aortic coarctation. ठीक है? अब we are going to talk about a genetic mutation which is not that common, but जिससे बहुत सारे MCQs for whatever reason वो दे रहे हैं, and that is Cri-du-Chat or something. Cri-du-Chat syndrome, जिसमें जो 5th chromosome है ना, दो arms होते हैं, the long and the short. We have the P and the Q arm. So जो 5P है ना, that is basically deleted. ठीक है? So the child has a very abnormal cry. नाम में है cat like cry और microcephaly. जो development of the cranium है ना, वो सही नहीं है. अभी तक हमने microcephaly नहीं पढ़ी ना. फिर अभी है Williams, another important disorder. Instead of the 5P deletion, we still have a deletion, but the deletion is of 7Q, which is responsible for the production of the protein elastin. So we have elephant facies, we have an individual with an overly friendly personality, you know, lacking the normal झिझक जो कि लोगों को बचाती है from the bad intentions of others, ठीक है? And hypercalcemia. So Williams में 7Q deletion, and the problem is with elastin, hyper-friendly personality, the facies is different because of the lack of elastin, and the hypercalcemia. याद कर लें, because they've been giving very different and difficult questions from genetics recently. The last thing we will be doing is the Prader-Willi and the Angelman syndromes, which are examples of imprinting, a term which we will be discussing of the chromosome number 15. ठीक है? So if the deletion is of the paternal gene, we get Prader-Willi associated with obesity and with a low tone. And if the deletion is on the side of the mother, then we have Angelman syndrome, and the words happy puppet and tendency for repeated fits is going to be mentioned in the MCQ stem. ठीक है? अभी हम इन चीज़ों को तमाम को डिस्कस करेंगे. अभी जो हमने टेबल पढ़ा था ना, दैट वाज जस्ट ताकि चीज़ें मोटी मोटी आपके जहन में कहीं ना कहीं बैठ जाएं, ताकि जब हम डिटेल्स में जाएं तो देयर इज़ ऑलरेडी अ प्लेस फॉर देम. वी हैव सर्टेन inherited disorders जिनको हम chromosomal abnormalities कहते हैं, because the issue is not with a single gene, rather the issue has to do with the full chromosome. Either there could be a numerical error, there could be a missing chromosome or an extra chromosome, or there might be a structural defect जिसकी वजह से chromosome टूट जाता है या उसकी rearrangement होती है. ठीक है? So this is what we mean when we use the term chromosomal abnormality. न्यूमेरिकल में क्या होता है? एन्यूप्लॉइडीज आती हैं और पॉलीप्लॉइडीज आती हैं. विल डिस्कस दैट. एन्यूप्लॉइडी इज व्हेन वी हैव ए क्रोमोसोम नंबर दैट इज नॉट एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 23. ठीक है? यानी अगर 23 का मल्टीपल क्या है? 46 है. ठीक है? 69 है. ठीक है? 23 into 4. These are multiples of 23. So if we have a chromosome number that is not a multiple of it, then we call it aneuploidy. इसका मतलब है जो हमने ट्राइसोमीज पढ़ी हैं, ट्राइसोमी 12, 18 and 13, these are all examples of aneuploidies. और जो हमने मोनोसोमी एक पढ़ी है, टर्नर सिंड्रोम, जिसमें we have one missing chromosome, जिसकी वजह से instead of there being 46 we have 45, that is also an example of aneuploidy. ठीक है? Generally speaking, aneuploidies are because of non-disjunction, ठीक है, non-separation of the chromosomes and a lag in the anaphase. ठीक है? Polyploidy में we have
extra sets of chromosomes, yani instead of there being 46 we have 69 or we have 92. Triploidy, tetraploidy, these are generally lethal and they're not normally seen in our population because if they do develop, the child does not survive it. Aneuploidies wale do survive it, and therefore this concept of genetics is relevant to a medical practitioner. ठीक है. स्ट्रक्चरल में हमने कहा था कि देयर इज ईदर अ ब्रेकेज और अ रीअरेंजमेंट. हो सकता है पूरा पूरा क्रोमोसोम डिलीट हो जाए, आधा सा 5p डिलीशन या 7q डिलीशन, मतलब एक पूरा सेगमेंट क्रोमोसोम का डिलीट हो गया है ना. ये इन्वर्जन हो गई, क्रोमोसोम एक पर्टिकुलर जीन सेगमेंट उल्टा लगा हुआ है. ठीक है. ट्रांसलोकेशन है, उसकी जगह तब्दील हो गई है, वगैरह वगैरह. रिंग क्रोमोसोम फॉर्मेशन हो गई है. जो चीज़ आपसे पूछेंगे ना, इस द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन. वी हैव समथिंग कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स. उनमें जो p और q आर्म्स है ना, दे आर अ बिट डिफरेंट, दे आर नॉट ऑफ द सेम साइज बेसिकली. तो रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन में ये होता है कि जो लॉन्ग आर्म्स होते हैं ना एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं. ठीक है. एंड दिस इज सीन इन अ टाइप ऑफ डाउन सिंड्रोम विच इज़ इनहेरिटेड और विच रन्स इन द फैमिली नोन एज फेमिलियल डाउन सिंड्रोम. रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन में जो लॉन्ग आर्म होती है ना, जो लॉन्ग आर्म होते हैं ना एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स के, वो फ्यूज़ कर जाते हैं. एंड दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेमिलियल टाइप ऑफ डाउन सिंड्रोम. अदरवाइज डाउन सिंड्रोम इज स्पोरेडिक, उसमें कोई फैमिली हिस्ट्री का रोल नहीं होता. बाकी चीज़ें मैटर करती हैं, maternal and paternal age, environmental factors, लेकिन family history is usually not important unless we are dealing with a particular subtype known as familial Down syndrome. अब ये कैसी चीज़ें वो डेफिनेटली पूछ सकते हैं. ठीक है. सो वील टॉक अबाउट डाउन सिंड्रोम इन डिटेल. अगर आप पूछें कि अगर एक इन्फेंट है जो कि लाइफ बॉर्न है, जो कि जिंदा है, तो व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन chromosomal abnormality, and the answer is obviously Down syndrome. And majority cases में 95% में the issue is maternal, मतलब 95% में maternal नहीं, 95% में meiotic non-disjunction. And maternal meiotic non-disjunction, ठीक है, और जो risk है is obviously going to increase with advanced maternal age. 35 के बाद chances थोड़े से बढ़ने लगते हैं. ठीक है. सो 35 इज़ जनरली द कट ऑफ. वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 40 को लिया जाता है, लेकिन 35 को याद करें. व्हेन द फीमेल इज़ 20 years of age, the risk is 1 in 1500. It is certainly still there. And when she is 35 years of age, यानी अब गैप आ गया 15 साल का, the risk is 1 in 350, यानी 1 in 1500 से the risk is now 1 in 350. And after the age of 45, the risk is 1 in 25. ठीक है. 1 in 1500, what was the risk? Age 20, what was the risk? 1 in 1500. Age 35, 1 in 350. More than age 45, 1 in 25. ठीक है. अच्छा, so we're saying कि 95% cases में meiotic non-disjunction है, and the chances of there being meiotic non-disjunction increases with maternal and paternal age, but more so with maternal age. ठीक है. आगे we have Robertsonian translocation. ठीक है. accounting for a certain proportion of the remaining 5% cases. ठीक है. and the translocation is between chromosome number 14 and chromosome number 21. ठीक है. सो बैलेंस्ड कैरियर हो सकता है, मदर फादर भी हो सकते हैं. रिकरेंस रिस्क डिफरेंट है. इफ़ द फैमिली हिस्ट्री इज बिकॉज ऑफ द मदर, देन द चांसेस आर 10 to 15%, एंड इफ द फादर इज द बैलेंस्ड कैरियर, देन द चांसेस आर 1 to 5%. ठीक है. मदर 10 to 15% चांसेस है कि अगर एक चाइल्ड को फेमिलियल डाउन सिंड्रोम है तो उसके सिबलिंग को होने के कितने चांसेस हैं? 10 to 15. और अगर फादर वॉज इम्प्लीकेटेड फॉर द ट्रांसमिशन, दैन द चांसेस ऑफ द सिबलिंग हैविंग इट आर बिटवीन 1 to 5%. ठीक है. वी ऑल्सो हैव द थर्ड पोटेंशियल टाइप विच इज़ मोसेकिज्म, जो कि माइल्डर फिनोटाइप होती है डाउन सिंड्रोम की, जिसमें समटाइम्स IQ इज़ प्रिजर्व्ड. ठीक है. सबसे कॉमन हमने कहा है meiotic non-disjunction. वी हैव डिस्कस्ड द फैक्ट कि एजिंग ऑफ द मदर स्पेशली डज इंक्रीज
the chance of there being a meiotic non-disjunction at the time of development of the zygote, and the risk is 1 in 1500 at the age of 20, 1 in 350 at the age of 35, and 1 in 25 after the age of 45. ठीक है. Then we have the concept of Robertsonian translocation between chromosome 14 and 21, and lastly mosaicism, which is responsible for a milder phenotype, जिसमें often times IQ बच्चे का ठीक होता है. चीज़ याद करने वाली वो ये है कि जो रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फेमिलियल टाइप ऑफ डाउन सिंड्रोम. क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, क्या चीज़ें आप नोट करेंगे एट द टाइम ऑफ इन्फेंसी एंड न्यूनेटल पीरियड? हाइपोटोनिया, द वर्ड फ्लॉपी बेबी इज़ यूज्ड. ठीक है. देयर विल बी अ डिले इन डेवलपमेंट. जो माइलस्टोन्स एक नॉर्मल बच्चे में अचीव होंगे वो इसमें डिलेड होंगे. There will be intellectual disability and the degree of intellectual disability वेरी करती है from child to child. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है. टोन कम होती है. There is developmental delay. There is usually some degree of intellectual disability and there is short stature. कद कम होता है, टोन नहीं होती, माइलस्टोन्स डिलेड होते हैं, कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यूजुअली होती है. क्रेनियोफेशियल जो एबनॉर्मैलिटीज़ हैं वो बहुत प्रोमिनेंट हैं. जो फेशियल प्रोफाइल है ना वो फ्लैट होता है. दैट इज़ वेरी इजीली सीन ऑन इमेजिंग इफ़ यू वर टू लुक एट द बेबी. एपिकैंथल फोल्ड्स आर देयर. आई विल ट्राई एंड शो यू एन इमेज. ठीक है. जो पैल्पीब्रल, अब याद रखना है कि जो पैल्पीब्रल फिशर्स ऑफ द आई होते हैं ना वो अप स्लांटिंग होते हैं. डाउन स्लांटिंग के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना. व्हेन दे आर ट्राइंग टू बी वेरी अनोइंग तो दे यूज़ दिस सॉर्ट ऑफ थिंग टू टैप यू. जो पैल्पीब्रल फिशर्स हैं ना वो अप स्लांटिंग होते हैं, और जो फोल्ड्स हैं एपिकैंथल फोल्ड्स हैं वो मिडली होते हैं ना लोकेटेड. आपको मिडिल पार्ट ऑफ दी पैल्पीब्रल फिशर में नज़र आते हैं. ठीक है. जो कान होते हैं उनका साइज़ छोटा होता है, और वैसे यूजली आप ड्रॉ करें ना लाइन फ्रॉम द पैल्पीब्रल फिशर बैक तो वो इंटरसेक्ट करता है विद द ईयर. लेकिन अगर उस लाइन के नीचे ईयर है तो दैट इज़ अ जनरल इंडिकेटर कि लो सेट ईयर है. स्मॉल साइज़ भी छोटा है और लो सेट भी है. अच्छा, ब्रैकीसेफली होती है. आप एग्जामिन करते हैं ना न्यूनेट को, हु यू थिंक माइट हैव सम सॉर्ट ऑफ डिफेक्ट या जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी, तो जो बैक ऑफ द हेड है ना वो फ्लैट होता है. दैट इज़ नोन एज ब्रैकीसेफली. ठीक है. और जो टंग होती है वो उसका साइज़ बड़ा होता है, मैक्रोग्लोसिया, प्रोट्रूडिंग टंग. ठीक है. सो ये जनरल फाइंडिंग्स कहती हैं कि टोन कम होती है इन्फेंट की और न्यूनेट की. ठीक है. एंड जैसे कि बच्चे ग्रो करते हैं यानी उसकी उम्र बढ़ती है तो आप देखते हैं कि माइलस्टोन्स डिलेड हैं. देयर इज सम डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दैट बिकम्स एविडेंट व्हेन द चाइल्ड इज़ अ बिट ओल्डर. स्टेचर उसका शॉर्ट होता है अपने पीयर्स के निस्बत. जो चीज़ ऑब्वियस होती है इवन एट इन द न्यूनेटल पीरियड इज़ द फ्लैट फेसेस, द लो सेट ईयर एंड द ब्रैकीसेफली. ठीक है. और हैंड फुट में क्या होता है, ऑब्वियसली सिमियन क्रीज वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो आप ग्रेड 5 से पढ़ रहे हैं. ठीक है. अच्छा, देर इज़ ऑल्सो वाइड सैंडल गैप. यानी ये तो आपने चीज़ नोट की ना हैंड पर. फुट में आप नोट करते हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड टो है ना उनके बीच में एक एग्जैजरेटेड गैप होता है जिसको हम कहते हैं वाइड सैंडल गैप. ठीक है. ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. देर इज़ ऑल्सो क्लिनोडेक्टिली. जो पाम है ना उसमें तो सिंगल पामर क्रीज है ना जिसको हम सिमियन क्रीज कहते हैं. और हैंड में ना जो फिफ्थ फिंगर होती है ना, द लिटिल फिंगर, वो कर्व्ड होती है. एंड द वर्ड और द टेक्निकल टर्म फॉर इट इज़ क्लिनोडेक्टिली. सो हमने कुछ कॉम्प्लिकेटेड बातें पढ़ी है. हमने ब्रैकीसेफली पढ़ी है कि जो बैक ऑफ द हेड है वो फ्लैट है. हमने क्लिनोडेक्टिली का कॉन्सेप्ट पढ़ा है. GIT एबनॉर्मैलिटीज़ भी काफ़ी होती हैं डाउन सिंड्रोम के बच्चों में. देयर इज़ एट्रीजिया यानी नैरोइंग ऑफ द ड्यूडेनम अकाउंटिंग फॉर ऑब्स्ट्रक्शन एंड द डबल बबल साइन ऑन इमेजिंग. अच्छा, इसके अलावा एक तो ड्यूडेनम पर हो गया ना, जिस अपर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन. लोअर इंटेस्टाइन की भी एबनॉर्मैलिटीज़ है इंक्लूडिंग दी हिर्शस्प्रंग्स डिजीज़, जिसमें जो रेक्टम है, रेक्टम और उसके ऊपर वाले सेगमेंट में जो पोस्ट गैंग्लियोनिक प्रीसिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, इसलिए वो वाला पार्ट स्टेनोटिक होता है. द एनुलर पेंक्रियाज which is an embryological abnormality of the pancreas that is also associated with Down syndrome. ये डाउन सिंड्रोम में ना बेसिकली बेतहाशा GI एबनॉर्मैलिटीज़ हो सकती हैं. कार्डिक एबनॉर्मैलिटीज़ भी होती हैं. और जो सबसे कैरेक्टरिस्टिक है ना इस एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एक ऐसा डिफेक्ट जो कि एट्रियल सेप्टम को भी इन्वॉल्व कर रहा है और वेंट्रिकुलर को भी कर रहा है. ठीक है. AVST इज क्लासिकली एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम. वेरी इंपॉर्टेंट MCQ.
वाई? क्योंकि जो एंडोकार्डियल क्वेश्चन होता है ना, उसका डिफेक्ट होता है जो कि न्यूरो एक्टोडर्मल ओरिजिन है, सो दिस इज एन एम्ब्रियोलॉजिकल डिफेक्ट। AVST क्लासिकल है, लेकिन आइसोलेटेड VST और आइसोलेटेड AST भी हो सकते हैं। इम्यून में हमने पढ़ा है कि जो रिस्क होते हैं एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, स्पेसिफिकली मेगा कैरियोब्लास्टिक जो वेरिएंट है, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। दिस कैन बी एन MCQ। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। कुछ में ना न्यूनेट में ना ट्रांजिएंट सा माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर ठीक हो जाता है, जो कि खुद ही ठीक हो जाता है, डेवलप होता है जो कि खुद ही ठीक हो जाता है। न्यूरोलॉजिकल में हम डिस्कस कर चुके हैं कि टोन कम होती है एंड देयर इज़ मोटर डेवलपमेंट डिले, और एल्जाइमर के चांसेस जो एज ऑफ ऑनसेट होती है ना एल्जाइमर्स की, वो बेसिकली प्रीपोन हो जाती है, क्योंकि जो एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन वाली जीन है ना, वो भी क्रोमोसोम 21 पर है। तो जो एमाइलॉइड की प्रोडक्शन का रेट है वो बढ़ जाता है, इसलिए एज ऑफ ऑनसेट भी अर्ली है। इसके अलावा ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस के चांसेस होते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस के भी ज़्यादा रिस्क होते हैं कंपेयर्ड टू द न्यूनेट हु डज़ नॉट हैव डाउन सिंड्रोम। इसके अलावा ना एटलांटो एक्सियल इंस्टेबिलिटी विच इज़ सर्वाइकल 1 एंड सर्वाइकल 2, क्योंकि वो उनके बीच में जो जॉइंट है क्योंकि वो अनस्टेबल है, तो देयर इज़ हाइपर मोबिलिटी। तो इन चीज़ों का आपने बेसिकली ध्यान देना होता है, स्पेशली एनेस्थीसिया के वक्त ना, अगर एक डाउन सिंड्रोम का इंडिविजुअल है, उसको जीए देना, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, अब ये कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, ये पता होने चाहिए। एंड आई विल बेसिकली शेयर अ निमोनिक विद यू टू। फर्स्ट, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं ना कि डाउन सिंड्रोम हो सकता है, या मे बी आप सस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप सिर्फ स्क्रीन करवाना चाहते हैं, सो अल्ट्रासाउंड पर न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी मेजर की जाती है, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कैन बी फाउंड टू बी इंक्रीज इफ़ द चाइल्ड हैज़ डाउन। 2 पैरामीटर्स हैं जिनको सीरम में मेजर किया जाता है, पैप-A एंड बीटा-HCG। ठीक है, एंड पैप-A इज़ रिड्यूस्ड इफ़ रिड्यूस्ड इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द चांसेस ऑफ द चाइल्ड हैविंग डाउन सिंड्रोम, एंड बीटा-HCG अगर एलिवेटेड हो तो वो इंडिकेट करता है कि देयर आर इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ द चाइल्ड हैविंग डाउन सिंड्रोम। डिफिनेटिव कुछ भी नहीं है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमारे पास थोड़ा सा बेहतर, मोर सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक सेट होता है स्क्रीनिंग टेस्ट का, जिसको हम क्वाड स्क्रीनिंग कहते हैं, विच इज़ बेसिकली AFP, अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा-HCG, ईस्ट्रायोल एंड इनहिबिन ए। उसको मैं ऐसे याद करती हूँ, A फॉर AFP, B फॉर बीटा-HCG, E फॉर ईस्ट्रायोल, बिकॉज ABCDE एंड फिर से A आ जाता है। इसे याद करना है कि पहला कम है, AFP कम है, दूसरा ज़्यादा है, बीटा-HCG ज़्यादा है, तीसरा फिर कम है, ईस्ट्रायोल कम है, और चौथा फिर ज़्यादा है, इनहिबिन ए ज़्यादा है। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका है। A for AFP, B for beta-HCG, E for estriol, and then we have inhibin A. AFP कम, beta-HCG ज़्यादा, estriol कम और inhibin A ज़्यादा. If this is the pattern seen, this is suggestive that the child in utero, that the fetus might be Down syndrome, might be having trisomy 21. ठीक है, एंड ऊपर वाला भी देख लें, उसमें बीटा-HCG इज़ इन कॉमन, पैप-A इज़ डिफरेंट, बीटा-HCG ज़्यादा एज एक्सपेक्टेड और पैप-A कम है। एंड इफ दैट इज़ द पैटर्न सीन, दैट इज सजेस्टिव कि इंडिविजुअल माइट हैव डाउन सिंड्रोम इफ द टेस्ट इज डन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, विच मीन्स द फर्स्ट 3 months इन यूट्रो। अब कुछ बज़वर्ड्स हैं, ब्रश फील्ड स्पॉट्स होते हैं डाउन सिंड्रोम वाली इन्फेंट्स के। आइरिस में बेसिकली आप एग्जामिन करें ना, तो स्पेकल्स, वाइटिश ग्रेश स्पेकल्स नज़र आते हैं। सिमियन क्रीज का मतलब होता है सिंगल पामर क्रीज। सैंडल गैप का मतलब होता है जो फर्स्ट एंड सेकेंड टू है उसके बीच में गैप होता है। AVST इज एसोसिएटेड डबल बबल साइन बिकॉज ऑफ ड्यूटनल एट्रीसिया, अर्ली अल्जाइमर्स बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम 21, रिस्क ऑफ ल्यूकीमिया एंड एटलांटो एक्सियल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, 4%, 95% of children with Down syndrome have meiotic non-disjunction and 4% have Robertsonian translocation between chromosome 14 and 21. थर्ड जो हमारे पास इनहेरिटेंस पैटर्न था, दैट वाज मोसेकिज्म, जो कि माइल्डर फिनोटाइप रखता था। उसमें IQ नॉर्मल हो सकता है वो डाउन के कहेंगे सिमियन क्रीज है लेकिन IQ नॉर्मल है, तो फिर आपको मोसेकिज्म के बारे में सोचना चाहिए। एल्जाइमर इन 40-year-old सोचना चाहिए डाउन सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट एडवर्ड्स। एडवर्ड्स इज बेसिकली ट्राइसोमी 18। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 18 होता है। इट्स द सेकेंड मोस्ट कॉमन
ऑटोजोमल ट्राइसोमी, ठीक है, सेकंड आफ्टर डाउन सिंड्रोम। अगेन जो रिस्क है एडवर्ड का वो बढ़ता है एज द एज ऑफ द मदर इंक्रीजेस, बट जो एसोसिएशन है वो इतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि डाउन सिंड्रोम और मैटरनल एज के बीच में है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, देयर इज़ गोइंग टू बी सिवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। डाउन सिंड्रोम में याद रखिएगा IQ वॉज यूजली अफेक्टेड बट द डिग्री ऑफ अफेक्ट वेरीड अ लॉट। ओवर हेयर सिवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज़ ऑलमोस्ट अ गिवन एंड देयर इज़ सिवियर किस्म का ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, देयर इज़ फेलियर टू थ्राइव, बच्चा वेट नहीं गेन करता, बच्चे की हाइट नहीं होती बनती, एंड इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व्ड। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज़ अ गिवन इन एडवर्ड सिंड्रोम एंड देयर इज़ सिवियर किस्म का ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन एज वेल। हेड फेसिस में जब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना जिससे आप पिक करेंगे, ये प्रोमिनेंट ऑक्सीपुट। ऑक्सीपुट इज द बैक ऑफ द हेड। हमने डाउन सिंड्रोम में ब्रैकिसेफली का पढ़ा था दैट द बैक ऑफ द हेड इज फ्लैट। ओवर हियर वी आर स्टडीइंग द ऑपोजिट कि द ऑक्सीपुट इज प्रोमिनेंट ऑन एग्जामिनेशन। आपने प्रॉबेबली न्यूनेटल एग्जामिनेशन पीट्स में पढ़ा होगा, या इफ़ यू डन पीट्स हाउस शॉप यू प्रॉबेबली डन एटलीस्ट कुछ बच्चों का न्यूनेटल एग्जामिनेशन। तो आप जब भी पहले आप देखते हैं फॉन्टेनेल एंड देन यू बेसिकली ट्रेस योर हेड बैकवर्ड्स, आपने कर्वेचर ऑफ द हेड भी देखते हैं। बेसिकली ये इस पॉइंट के दौरान यू कुड नोटिस एन एबनॉर्मैलिटी, यू कुड नोटिस अ ब्रैकिसेफली और यू माइट नोटिस अ प्रोमिनेंट ऑक्सीपुट। ठीक है, सो जो ऑक्सीपुट है ना वो प्रोमिनेंट है, तो चिन है जो जॉ है वो छोटा सा है विच इज़ माइक्रोग्नेथिया। ठीक है, सो ऑक्सीपुट पीछे की तरफ इमेजिन करें बहुत प्रोमिनेंट है और आगे की तरफ जो चिन है वो बहुत छोटी सी है। इसके अलावा देयर इज़ माइक्रोसेफली। ठीक है, the development of the cranium is impacted and this is very much coherent with what we learned about the expected degree of intellectual disability. इसके अलावा लोसेट ईयर्स हैं which is the same as with Down syndrome, इसीलिए ईयर का एग्जामिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ड्यूरिंग द न्यूनेटल एग्जामिनेशन यू हैव टू चेक कि ईयर का साइज़ ठीक है, यू हैव टू चेक कि और कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये चीज़ हमने जो फर्स्ट टेबल नहीं देखा था जिसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बातें शुरू में ही पढ़ा दी थी। On the examination of the limbs and the fingers, the fist is clenched and there is overlapping of the fingers. ठीक है, बच्चों में थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग होती है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, इंडेक्स ओवरलैप करती है थर्ड को, जो फिफ्थ है वो ओवरलैप करती है फोर्थ को। मैंने दी डायरेक्शन गलत बताई थी, सॉरी। फिफ्थ फिंगर फोर्थ को ओवरलैप करती है और जो इंडेक्स है वो ओवरलैप करती है थर्ड को। ठीक है, इंडेक्स थर्ड को ओवरलैप करी और जो फिफ्थ है वो फोर्थ को ओवरलैप करी। दिस इज़ दी ओवरलैपिंग सीन इन एडवर्ड। जो मैंने पहले मिस्टेक की थी इसको मैं करेक्ट कर रही हूँ। सो दिस इज़ बेसिकली सीन इन दी हैंड की जो फिस्ट क्लेंच किया हुआ है जोर से और ओवरलैपिंग है फिंगर्स की। इंडेक्स फिंगर थर्ड को ओवरलैप कर रही है और फिफ्थ फोर्थ को कर रही है। और इसके अलावा व्हेन दी फुट ऑफ द बेबी इज़ ऑब्जर्व तो इट इज़ एबनॉर्मल। द बेबी हैज़ रॉकर बॉटम फीट। इसकी आपको इमेज देखनी पड़ती है, जैसे सोल बोट की फ्लोर नहीं होता बिल्कुल उस तरह का, सेल बोट का सॉरी जो फ्लोर होता है। इसके अलावा जो रेडियल बोन है ना विच इज़ अ बोन ऑफ द अपर लिम्ब वो हाइपोप्लास्टिक होती है। सो रेडियल हाइपोप्लेसिया इज़ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एज फार एज द हार्ट इज़ कंसर्न देयर इज़ रिस्क ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ एंड VSD इज़ द मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज़ दैट कैन डेवलप इन एडवर्ड सिंड्रोम चाइल्ड। ठीक है, PDA की भी एसोसिएशन और ASD की भी है, लेकिन VSD की इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्लासिकल एसोसिएशन थी ना डाउन सिंड्रोम की AVSD, इसी तरह एडवर्ड में जो इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है दैट इज़ VSD। इसके अलावा रीनल अनोमलीज हो सकती है इंक्लूडिंग हॉर्सशू शेप्ड किडनी, इंक्लूडिंग हाइड्रोनेफ्रोसिस, और एब्डोमेन की एबनॉर्मैलिटी हो सकती है ओम्फेलोसील। ठीक है, एंड दिस इज़ अ सिवियर डिसऑर्डर, इट्स यूजली लीथल। बच्चा यूजली सर्वाइव ही नहीं करता, 95% की तो डेथ हो जाती है इन यूट्रो। ठीक है, और बाकी जो बच जाते हैं 95% में से उनकी डेथ हो जाती है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में, और जो सर्वाइव करते हैं दे हैव प्रोफाउंड डेवलपमेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो एडवर्ड इज़ फार वर्स देन डाउन सिंड्रोम। ठीक है, रिपीट करते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम में क्रोमोसोम 18 जो है ना उसकी ट्राइसोमी है वो एक्स्ट्रा है। ऑटोजोमल ट्राइसोमीज में से ये सेकंड मोस्ट कॉमन है। इसकी भी एसोसिएशन है मैटरनल एज के साथ, लेकिन उस तरह की डायरेक्ट और वेरी मच रिसर्च एसोसिएशन नहीं है जो कि डाउन की है। इसमें बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है इन ऑल केसेस, और बहुत ज़्यादा इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी होती है, और बाद में भी
फेलियर टू थ्राइव इज़ ऑब्जर्व्ड। इसीलिए 95% केसेस तो इन यूट्रो ही फेटल होते हैं और बाकी इन 95% में से फर्स्ट ईयर में डेथ हो जाती है। सर्वाइवर्स बहुत कम होते हैं, जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिलेड होते हैं। ठीक है, क्या फाइंडिंग होगी ऑन यूनिटल एग्जामिनेशन दैट वुड टेल यू कि ये क्या सिंड्रोम है? ठीक है, प्रोमिनेंट ऑक्सीपुट, छोटे से जॉ विच इज़ माइक्रोग्नेथिया, छोटा सा हेड विच इज़ माइक्रोसेफली, लो सेट ईयर्स, क्लेंच्ड फिस्ट, ओवरलैपिंग ऑफ द फिंगर्स, रॉकर बॉटम फीट, जो रेडियल बोन है अपर लिम्ब की वो हाइपोप्लास्टिक है। ऑन ऑस्कल्टेशन ऑफ द हार्ट यू माइट फाइंड अ मर्मर। ठीक है, आगे वी हैव ट्राइसोमी 13 विच इज़ टाउ सिंड्रोम, जिसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 13 होता है एंड इट्स वेरी रेयर कम्पेयर टू 21 एंड 18 ट्राइसोमीज। इसकी भी एसोसिएशन है मैटरनल एज के साथ। अच्छा, इसकी क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मैलिटीज़ हमने डिस्कस की हैं कि होलोप्रोजेंसेफली, पी से हमने याद रखा था ना, विच वॉज फेलियर ऑफ 4 ब्रेन डिविजन। इसलिए ना मिड लाइन जो फेसिस है ना उसके डिफेक्ट्स आते हैं। साथ में एक लेफ्ट लिप एंड पैलेट भी होता है। देयर इज़ सिवियर किस्म का इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सो कॉमन पॉइंट बिटवीन एडवर्ड एंड टाउ सिंड्रोम। ठीक है, और इसमें जो आई डेवलपमेंट है ना वो आई भी छोटी छोटी होती हैं या होती नहीं है। सो ईदर माइक्रोऑफ्थैल्मिया और एनऑफ्थैल्मिया माइट बी सीन। लिम्स में पहले हमने डिस्कस किया था, तो पॉलीडेक्टिली मतलब एक्स्ट्रा फिंगर्स हैं। पाँव रॉकर बॉटम फीट हैं, तो ये शेयर्ड फाइंडिंग है बिटवीन एडवर्ड एंड टाउ सिंड्रोम। स्कैल्प में देयर इज़ अ कंजेनिटल स्कैल्प डिफेक्ट नोन एज क्यूटिस एप्लेजिया। अच्छा, याद रखना है क्यूटिस एप्लेजिया की ना एक एसोसिएशन होती है विद एंटी थायराइड मेडिकेशन। ठीक है, और कार्डियक में VST PDA हो सकता है। एब्डोमेन के भी डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ओम्फेलोसील है। यूरिनल अनोमलीज हो सकती हैं, जैसे कि हमने एडवर्ड में सुना था ना, देयर इज एन एसोसिएशन विद horseshoe shaped kidney and with hydronephrosis. Over here the association is with polycystic kidney disease which starts with a P, interestingly. ठीक है, so at least they are being very much the nomenclature या by luck things are working in our favor. अब ये स्क्रीनिंग है। इन जनरल हम न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी देखते हैं, बड़ी भी होगी, इसलिए ना डाउन सिंड्रोम में हम कहते हैं कि अगर ये बड़ी भी है तो ये सजेस्टिव है, डायग्नोस्टिक नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट 100% स्पेसिफिक एंड दीज थिंग्स आर नॉट 100% सेंसिटिव। ठीक है, ठीक है, इन जो तमाम जो कॉर्ड स्क्रीनिंग की वैल्यूज़ होती है ना, जैसे कि डाउन में 2 बड़ी होती हैं 2 कम होती हैं, तो एडवर्ड और टाउ में ना तीनों वैल्यूज़ कम हुई हुई होती हैं। ठीक है, एडवर्ड में बड़ी कंसिस्टेंटली कम होती है, इसमें इतनी कंसिस्टेंटली कम नहीं होती हैं। एडवर्ड में चारों कम होती हैं, टाउस में इन जनरल कम होती हैं लेकिन ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसलिए इतना रिलायबल नहीं है। सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी अच्छी नहीं है इस टेस्ट की। तो अगर वो पूछें कि टाउ को अगर आपने स्क्रीन करना है तो बेहतरीन मेथड क्या है, तो सीरम पैरामीटर से बेहतर है कि आप अल्ट्रासाउंड करें। ठीक है, सो वी हैव अ कंपैरिजन बिटवीन एडवर्ड एंड टाउ। हमने डिस्कस किया था कि दोनों में रॉकर बॉटम फीट हैं, सो इसके बेसिस पर कन्फ्यूजन हो सकती है। दोनों में जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो सिवियर है और दोनों का प्रोग्नोसिस काफ़ी बुरा है। सेपरेट यानी यूनिक फीचर्स के हैं जिससे आप डायग्नोस करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। एडवर्ड में जो फिस्ट है वो क्लेंच्ड होती है, ओवरलैपिंग फिंगर्स आर देयर, द ऑक्सीपुट इज़ वेरी प्रोमिनेंट, द जॉ इज़ वेरी स्मॉल। जबकि टाउ में जो स्पेसिफिक बातें हैं वो पॉलीडेक्टली है इंस्टेड ऑफ द ओवरलैपिंग फिंगर्स। लेफ्ट लिप एंड पैलेट है, होलोप्रोजेंसेफली है, क्यूटिस एप्लेजिया यानी स्कैल्प की एग्जामिनेशन पर जब आपने स्कैल्प को एग्जामिन किया था डाउन में तो आपको ब्रैकीसेफली मिली थी, एडवर्ड में आपको ऑक्सीपुट प्रोमिनेंट मिला था और टाउ में आपको क्यूटिस एप्लेजिया मिलेगा। एप्लेजिया में भी पी बड़ा प्रोमिनेंट है। अब हम थोड़ा सा मज़ीद कंपैरिजन देखते हैं डाउन का। डाउन में भी ऑफन टाइम सारे नहीं लेकिन सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन डू सर्वाइव टिल अडल्टहुड, ऑल्दो लाइफ स्पैन कम होता है compared to the normal person. Tau and Edward on the other hand, they have a poor prognosis. Majority cases do not survive. ठीक है, आप कॉर्ड स्क्रीनिंग देख लें, एडवर्ड और टाउ में जो कॉर्ड स्क्रीनिंग के पैरामीटर्स हैं चारों के चारों कम होते हैं। दिस इज़ अ वेरी नाइस कंपैरेटिव टेबल। आप देख सकते हैं कि वी हैव 3 कॉलम्स 21, 18 एंड 13। फेशियल फीचर्स में देखें तो डाउन सिंड्रोम में जो फ्लैट फेसेस है ना ये बहुत प्रोमिनेंट है। अगर वो कहते हैं फ्लैट फेसेस तो आपके जहन में डाउन सिंड्रोम आना चाहिए। एडवर्ड में जो माइक्रोअग्नेथिया है ना, जो स्मॉल जॉ है, जो चिन थोड़ी रिट्रैक्टेड है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और टाउ में वी हैव क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट एंड द आई, द ग्लोब ऑफ द आई इज स्मॉलर देन यूजुअल इफ़ नॉट ऑल टुगेदर मैल डेवलप्ड। लिम्स पर आते हैं तो डाउन में सिमियन क्रीज है,
और लोअर लिम्ब में यानी फुट में सैंडल गैप है, जबकि एडवर्ड में द फिस्ट इज क्लेंच्ड, देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ फिंगर्स एंड देयर इज रॉकर बॉटम फीट, जबकि टाउ में पॉलीडेक्टिली है एंड रॉकर बॉटम फीट, यानी ये कॉमन फीचर है दोनों के बीच में. Examination of the eye में brush field spots can be seen in the iris in the case of Down syndrome. Edwards में the occiput is prominent, हाँ brachycephaly भी होती है डाउन में. और टाउ में there is holoprosencephaly and on examination of the scalp there is cutis aplasia. AVST is very classically associated with Down syndrome, जबकि Edwards में VST is more associated. Same goes for Tau syndrome. GIT malformations बहुत कॉमन होती हैं डाउन में. देयर इज ड्यूडनल एट्रीशिया एंड हिशफ्रंक्स. एडवर्ड में ओम्फेलोसील के चांसेस ज़्यादा हैं. सेम गोज फॉर टाउ सिंड्रोम. एडवर्ड्स में इसोफेगियल एट्रीशिया भी हो सकता है. टाउ में अम्बिलिकल हर्निया इज कॉमन. प्रोग्नोसिस में डाउन सिंड्रोम के बच्चे डू सर्वाइव टू अडल्टहुड. द सेम कैन नॉट बी सेड फॉर एडवर्ड एंड टाउ सिंड्रोम. अब कॉर्ड स्क्रीनिंग देख लें.